डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस क्लास के अंदर हम लोग उन प्रोसेसेस के बारे में देखने वाले हैं जो कि किसी भी टूल के ऊपर की जाती है, जिसकी वजह से कोई भी टूल कटिंग करने लायक बनता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से मेटल दूसरे मेटल को काट सकता है, ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस को ऐड किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग मेटल के अंदर की प्रॉपर्टीज जो है उनको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर आए हुए स्ट्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड के ज़रिए हम लोग हासिल करते हैं और इसी मेथड्स को हम लोग एक तरीके से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग मेटल्स को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद उसके ऊपर हम लोग मेटल की प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए या कुछ प्रॉपर्टीज़ को घटाने के लिए, मतलब हमारे ज़रूरत के हिसाब से जो मेटल रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टीज़ वाला, उस मेटल को बनाने के लिए इन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट ये नाम कैसे आया? तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि उपचार। ओके, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उपचार। और हीट मतलब क्या है? उष्णता। हीट का मतलब क्या है? उष्णता, गर्मी। सो गर्मी के जरिए मेटल के ऊपर जो भी प्रोसेस की जाती है उसको क्या कहा जाता है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मतलब ही उष्णतोपचार। तो हम लोग आज इसके अंदर हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या है और उसके पर्पजेस क्या है। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। तो वर्कशॉप के अंदर मेटल के ऊपर हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, जिसकी वजह से मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस एंड सम प्रोसेसेस। सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बिगड़ जाने के बाद या उसके अंदर चेंजेस होने के बाद वो मन चाहे तरीके से हम लोगों को मेटल काम नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि जो इंटरनल चेंजेस मेटल के अंदर हो गए हैं उसको निकाल के उस मेटल को दोबारा काम लायक बनाना, उसी को क्या कहा जाता है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहा जाता है। सो इसके वजह से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन से प्रोसेसेस है वो आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं, जिनके जरिए हम लोग मेटल के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर सकते हैं या जो मेटल के अंदर की प्रॉपर्टीज है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या। सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अगर हम लोग कहेंगे तो एक ऐसी पद्धति है या ऐसी मेथड है जिसमें किसी मेटल को या मतलब वो चाहे धातु हो या अधातु हो, मतलब क्या है? फेरस मेटल हो या नॉन फेरस मेटल हो, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, और एक रिक्वायर्ड स्टेप से उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। इस वजह से मेटल के अंदर हम लोग जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है उन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को, मतलब ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, या फिर उसके अंदर उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। इसी की वजह से वो मेटल काम के लायक बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारी लैंग्वेज के अंदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने की क्या वजह है या उसकी क्या नेसेसिटी है या हीट ट्रीटमेंट करने की क्यों आवश्यकता होती है? तो पहले बात करेंगे धातु
या मेटल जो होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, जिस वजह से हम लोग उनके ऊपर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सके, इस हेतु से हीट ट्रीटमेंट की जाती है। मतलब धातु को सॉफ्ट किया जाता है जिसकी वजह से हम लोग उसके ऊपर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन कर सके। दूसरा जो पॉइंट है, कटिंग टूल्स को हार्ड बनाना, या कटिंग टूल्स का जो मेटल है उसको हार्ड बनाना, जिसकी वजह से वो कटिंग टूल किसी भी दूसरे मेटल को आराम से काट सके या इजीली काट सके। तीसरा पॉइंट यह है कि कोई मेटल जिसको हार्ड किया गया है उसके अंदर ब्रिटलनेस पैदा हो जाती है, क्योंकि मेटल जितना हार्ड हो जाएगा वो उतना ब्रिटल हो जाएगा। तो ऐसे ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और उस मेटल के अंदर टफनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। मेटल के जो ग्रेन्स होते हैं जिसकी वजह से मेटल बनता है, ये मेटल के ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मेटल को कोल्ड कंडीशन में या फिर हॉट कंडीशन में ऑपरेशन करने से जो भी मेटल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस तैयार होते हैं, मेटल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस तैयार होते हैं या तनाव तैयार होते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल सही तरीके से काम नहीं कर सकता, उन स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है और मेटल को काम करने हेतु बनाया जाता है। मेटल जो है उस मेटल के ऊपर रस्ट लगने से या कोरोजन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। मतलब हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के जरिए मेटल को कोरोजन होने से या रस्ट होने से क्या कर सकते हैं, रस्टिंग होने से बचा सकते हैं यूजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से जो भी हम लोगों को फायदे होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो प्योर आयन होता है या प्योर फेरस होता है मेटल, जिसको हम लोग कच्चा लोहा बोलते हैं, उसी को हम लोग प्योर आयन भी बोलते हैं। सो ये जो मेटल होता है इसके अंदर टेंसिटी होती है, मतलब हम लोग उसको खींच के उसके वायर बना सकते हैं। तो ये इतना लचीला होता है जिसके ऊपर हम लोग ठंडे कंडीशन में, मतलब कोल्ड कंडीशन में या फिर हॉट कंडीशन में अगर कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ता है। परंतु जब इसमें 0.5% से अधिक मात्रा में कार्बन मिलाई जाती है तो उसके बाद उसे एक टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद तेजी से या फास्टली ठंडा करने पर इसके अंदर हार्डनेस बढ़ जाती है। इसके अंदर हार्डनेस जो है, ये हार्डनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये मेटल अपने आप को घिसने से बचाता भी है और दूसरे मेटल को काटने की क्षमता भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसी के साथ में अगर हम लोग बोलेंगे तो जो चाहिए मेटल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब यांत्रिक गुणधर्म, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कम या ज्यादा जैसे चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो स्टील का या मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग फाइन या छोटे ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब उसके ग्रेन साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसी के साथ में जो स्टील की एक
संरचना है या स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग मार्टेनसाइट के नाम से जानते हैं, मार्टेनसाइट के नाम से, Fe2C, ये उसका क्या है, संज्ञा है। सो इसके जो स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रैंगुलरनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊष्मारोधी मतलब क्या है, टेम्परेचर से बचने लायक कैपेसिटी किसी मेटल के अंदर लानी है, घिसने से उसको बचाना है, मतलब क्या है, फ्रिक्शन से बचने वाली प्रॉपर्टीज, मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं वेयर आउट होते हैं मेटल्स, तो वेयर आउट होने से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रॉपर्टीज बढ़ानी है या मैकेनिकल गुणों के अंदर हम लोगों को क्या करने हैं, बदलाव लाने हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके बेनिफिट्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या है या नेसेसिटीज क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी हम लोगों को देखना है कि स्टील का स्ट्रक्चर किस तरीके से, स्टील का स्ट्रक्चर किस तरीके से है और किस तरीके से हीट ट्रीटमेंट के जरिए हम लोगों को अलग अलग टाइप के स्टील के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टील के स्ट्रक्चर की, तो स्टील, लोहा मतलब आयरन और कार्बन, इनसे निर्माण किया गया एक मिश्र धातु है, मतलब अलॉय मेटल है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ये बहुत कम होती है, जो कि 0.50 कम से कम, तथा 1.7% ज्यादा से ज्यादा, इतनी कार्बन परसेंटेज हम लोगों को मिलती है स्टील के अंदर। तो स्टील में रिक्वायरमेंट के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या यांत्रिक गुण मिलने के हिसाब से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है। इसके लिए स्टील को गर्म किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक और धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से स्टील की अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिलती है। ये स्ट्रक्चर स्टील के जो प्रॉपर्टीज है या जो गुण है स्टील के अंदर के, उनको भी क्या करती है, चेंज करती है। मतलब क्या है, हर एक स्टील की जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस चलाई जाती है, उसके बाद धातु जो होता है, मेटल जो होता है, उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं, मेटल के अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब बदलाव होते हैं या परिवर्तन होता है, और यह केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम लोग देख सकते हैं। और उसी को हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग के अंदर दिखाया गया है अलग अलग चित्रों में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, एक स्ट्रक्चर है जिसको फेराइट के नाम से दिखाया गया है, दूसरा है परलाइट के नाम से दिखाया गया है, परलाइट और सीमेंटाइट के नाम से दिखाया गया है, और उसके अलावा इनके कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टील्स देखा, अभी उसके टाइप्स जो है स्ट्रक्चर्स के, उनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो ये कौन से टाइप्स है, तो उन टाइप्स के अंदर फेराइट, सीमेंटाइट, यूटेक्टोइड
या जिसी को हम लोग कहते हैं पियरलाइट स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, इसके अलावा ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, टूस्टाइट, सॉर्बाइट, ये इस तरीके के स्टील के स्ट्रक्चर्स है या इन स्ट्रक्चर्स के टाइप है। इन स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में हम लोग आगे थोड़ी सी जानकारी और लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर एक स्टील का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले है फेराइट। फेराइट यह अगर हम लोग बात करेंगे तो प्योर आयन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम होती है। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है। यह स्ट्रक्चर जो है यह स्ट्रक्चर सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। इसके अंदर कार्बन परसेंटेज 0.008% से 0.025% तक होता है। अगर हम लोग बात करें तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ी सी लाइनर होती है या फाइबरस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वैसे फाइबरस होती है। नेक्स्ट जो है नंबर 2 पे ये है सीमेंटाइट। सीमेंटाइट जो है ये फेराइट और कार्बन इनका केमिकली मिक्सचर होता है। अगर हम लोग बोलेंगे तो ये केमिकली मिक्सचर है। यह स्ट्रक्चर जो है यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब टूटने के बाद वो क्या हो सकता है, भंगुर हम लोग जिसको बोलते हैं वो भंगुर की तरह होता है। ब्रिटल मतलब भंगुर कि नीचे गिरने के बाद वो कांच की तरह टूट सकता है। क्योंकि वो हार्ड है तो हार्ड जो भी रहते हैं वो ब्रिटल होते ही है, उसके अंदर ब्रिटलनेस होता ही है। तो कार्बन और आयन के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, कार्बन और आयन के साथ में केमिकली ये क्या है, मिक्स होके आयरन कार्बाइड जिसको Fe3C के नाम से भी पहचानते हैं, यह आयरन कार्बाइड मतलब ही सीमेंटेड या सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बनता है। इसकी टेंसिटी जो होती है ये बहुत कम होती है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करेंगे तो 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी टेंसिटी होती है, जिसको हम लोग तन्यता कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन परसेंटेज होता है उस कार्बन परसेंटेज बाकी स्ट्रक्चर्स की तुलना में ज़्यादा होता है। मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन परसेंटेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो हमको देखना है ये है नंबर 3, यूटेक्टोइड। उसी को पियरलाइट भी कहा जाता है। मतलब ही पियरलाइट स्ट्रक्चर और यूटेक्टोइड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जो होता है ये फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। इसके अंदर 87% फेराइट होता है और 13% सीमेंटाइट मतलब 13% सीमेंटाइट होता है। यह स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत मतलब स्ट्रांग होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जैसे जैसे हम आयन के अंदर कार्बन परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसके अंदर पियरलाइट स्ट्रक्चर जो होता है उसकी परसेंटेज जो होती है ये बढ़ती जाती है और उसी के कंपैरेटिवली फेराइट स्ट्रक्चर जो होता है ये फेराइट स्ट्रक्चर कम होता जाता है। जब कि कार्बन परसेंटेज लगभग 0.80% से 0.83% हो जाती है तो उस समय स्टील में
100%, 100% पूरे तरीके से स्ट्रक्चर पियरलाइट हो जाता है। तो ये जो यूटेक्टोइड या जिसको हम लोग पियरलाइट स्टील या स्टील स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील या स्ट्रक्चर, और दूसरा जो होता है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे वो लिखा है रेड कलर से मैंने। तो ये जो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है, इसके अंदर 1.8% से 2.1% कार्बन कंटेंट होता है। मतलब क्या है, कार्बन समा हुआ रहता है इसके अंदर, स्टील के अंदर। इसके अंदर सीमेंटाइट और पियरलाइट स्ट्रक्चर जो है वो मिक्स्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को वहां पे मिलता है। उसके बाद जो है वो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। इस स्टील के अंदर 0 पॉइंट या इस स्टील स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को 0.8% से कम कार्बन परसेंट मिलता है। मतलब ये जिस स्टाइल का स्ट्रक्चर है स्टील का, उसके अंदर 0.8% से कम कार्बन कंटेंट होता है। यह पियरलाइट तथा फेराइट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पियरलाइट तथा फेराइट इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है या कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के अंदर जब स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, उस समय पे जो स्टील के स्ट्रक्चर के अंदर पूरे तरीके से बदलाव हो जाता है, और इस बदलाव के कारण जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक होता है। ये स्ट्रक्चर कठोर होता है लेकिन ब्रिटल नहीं होता। मतलब हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल नहीं होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है, यह है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। अगर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ही ठंडा कर दिया जाए, मतलब इंस्टेंटली अगर हम लोग उसको ठंडा करें, तो स्टील के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, आंतरिक चेंजेस होते हैं, और उसके वजह से जो स्ट्रक्चर मिलता है, ये क्या कहलाता है, तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। सो रैपिडली ठंडा करने पर ऑस्टेनाइट कंडीशन वाला स्टील मार्टेनसाइट में चेंज होता है। तो जो स्टील है, ये अपनी एक्चुअल कंडीशन जो होती है या स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे फेराइट प्लस पियरलाइट या फिर पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट में आता ही नहीं, और एक नए टाइप में ये चेंज हो जाता है, जिसी को हम लोग मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर के नाम से पहचानते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, यह है ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली जो भी स्टील है, उस स्टील को यदि हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर दोबारा अगर गर्म करें और उसे ठंडा कर दिया जाए, तो ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर बनता है। यह टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, जहां पे उस मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को गर्म किया जाता है। इसकी वजह से एक हाईली हार्डन स्ट्रक्चर मिलता है। मतलब सबसे कठोर स्ट्रक्चर मिल जाता है, अत्यंत कठोर, मतलब हाईली हार्डन स्ट्रक्चर यहां पे मिलता है, जिसे ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर वाली जो स्टील है, ये
इस स्टील के अंदर कंपन सहने की उच्च क्षमता होती है। कंपन मतलब वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन ये सहन कर सकता है। वाइब्रेशन सहन करने की कैपेसिटी इस तरीके के स्ट्रक्चर वाले स्टील के अंदर होती है। लेकिन इस स्ट्रक्चर वाले स्टील के ऊपर मशीनिंग के जो भी ऑपरेशंस है ये हम लोग इजीली नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम लोग कोई भी मशीनिंग प्रोसेस इजीली नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है उसे कहा जाता है सॉर्बाइट। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो ठंडा होने का जो टाइमिंग है या रेशियो है उसको कंट्रोल करके प्राप्त करते हैं। मतलब ही स्टील को लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। उसके बाद में टेम्परिंग करके उसे ठंडा किया जाता है। उस वजह से जो स्ट्रक्चर होता है स्टील का या जो स्ट्रक्चर मिल जाता है उस स्ट्रक्चर को सॉर्बाइट स्ट्रक्चर कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर फेराइट तथा सीमेंटाइट इनका मिश्रण होता है। मतलब इसके अंदर हम लोगों को फेराइट और सीमेंटाइट इन दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर पियरलाइट अधिक होता है और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होता है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसे सॉर्बाइट कहा जाता है यह स्ट्रक्चर मुख्यतः टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। इन 1 से लेके 9 तक जितने भी स्टील के स्ट्रक्चर्स है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स है जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है। वो है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। सो हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। सो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये टेम्परेचर जब लगभग 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो इस तापमान के बाद स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव होने या परिवर्तन होना चालू हो जाता है। इस प्रकार जिस तापमान पर स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन आरंभ हो जाता है या चेंजेस होना चालू हो जाता है उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है या लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यह है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। जब स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद और अधिक गर्म किया जाता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टील के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होते जाते हैं। एंड में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर स्टील का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो जाता है, जिसमें आयरन और कार्बाइड मिक्स हो जाते हैं और इसके बाद स्ट्रक्चर में चेंजेस होना रुक जाता है। इस प्रकार जिस अधिक से अधिक टेम्परेचर पर स्टील का पूरा स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है वह टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ये टेम्परेचर स्टील में कार्बन की परसेंटेज पर डिपेंड
करता है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। ट्रांसफॉर्मेशन रेंज किसको कहते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक स्टील के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन रेंज क्या है इसके बारे में भी जान लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो है उन स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या खूबियां है वो जान लिया। कौन से स्ट्रक्चर के अंदर या कौन सा स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है वो हीट का इफेक्ट किस तरीके से स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर पे होता है, किस तरीके से स्टील की आंतरिक संरचना जो है मतलब जिसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसके ऊपर टेम्परेचर का असर गिरता है, अलग अलग टेम्परेचर का किस तरीके से असर होता है ये यहाँ पे हम लोगों को सीखना है। तो जब किसी स्टील के नमूना मतलब सैंपल को एक इक्वल टेम्परेचर से गर्म किया जाए तो उसका टेम्परेचर जो है ये समान दर से 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है या बढ़ता जाता है। लेकिन यह टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जाकर कुछ समय के लिए बढ़ना बंद हो जाता है। इसके बाद कुछ समय के लिए धीरे धीरे वह बढ़ता रहता है तथा एक निश्चित टेम्परेचर पर जाने के बाद या पहुंचने के बाद वह पुनः पहले वाला जो टेम्परेचर पॉइंट है उसी टेम्परेचर पॉइंट से वह बढ़ना चालू हो जाता है। 720 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद स्टील का जो सैंपल पीस है या जिसको हम लोग नमूना बोलते हैं उसे दी गई हीट जो है उस हीट का अधिकांश भाग मतलब मोस्ट ऑफ ऑल हीट का जो पार्ट है वो स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाने में क्या हो जाता है? व्यस्त हो जाता है। मतलब क्या है कि वो जो हीट हम लोग उस स्टील के एक सैंपल को गर्म करने के लिए लगाते हैं उसमें से बहुतांश हीट जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है स्टील का उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए खर्च हो जाती है और जो बची हुई हीट होती है उसका पार्ट जो है या बची हुई हीट जो रहती है जो पूरी तरीके से हम लोग हीट अप्लाई करते हैं मतलब 100% अगर हम लोगों ने हीट अप्लाई की वहां पे तो क्या होता है उसमें से 70% हीट कहां पे चली जाती है? तो स्ट्रक्चर जो होता है स्टील का उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाने के लिए आंतरिक बदलाव लाने के लिए क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। और बची हुई समझो एग्जाम्पल के तौर पे 30% बच गई है तो वो 30% मतलब बची हुई जो हीट होती है उतने परसेंट की हीट वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम में क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। मतलब जो हम लोग 100% हीट दे रहे वो हीट कहां पे जाती है वो हम लोगों को यहां पे पता चल गया। एक तो स्टील के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करने के लिए सबसे ज्यादा हिस्सा चला जाता है और जो बचा हुआ रहता है वो कहां पे काम में आता है? दोबारा उस स्टील को हीट करने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। सो ठंडा करते समय
जॉब का टेम्परेचर एक समान रूप से कम होते हुए एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचकर फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। इस स्थिति में यह जिस टेम्परेचर पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो अपर क्रिटिकल पॉइंट मतलब ही क्या है कि तापमान की उच्च सीमा। अगर हम लोग कहें तो उसको क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर की उच्च सीमा, हायर पॉइंट, उसी को क्या कहा जाता है? अपर क्रिटिकल पॉइंट। उस अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 डिग्री क्या होता है? नीचे होता है। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने वो दिखाया है, जो अपर क्रिटिकल पॉइंट है उससे 30 डिग्री कहां पे होता है? वो नीचे होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसको कूलिंग पॉइंट कहते हैं, देखिए यहां पे दिखाया गया है लोअर क्रिटिकल पॉइंट, उसको क्या कहा गया है? उच्च क्रांतिक बिंदु, ठंडा करने का, कूलिंग का। सो जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके 693 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के बाद, या ये जो टेम्परेचर है जिसको हम लोग कहते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट, को 693 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने तक ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर की ब्रेक हो जाने से तथा उसके अंदर फेराइट और उसके साथ सीमेंटाइट के स्ट्रक्चर बनने का जो प्रोसेस है ये चालू हो जाता है। जैसा कि यहां पे पिक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पे? तो ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, यहां पे वो दिखाया गया है। तो ये ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर क्या होता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 693 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने तक क्या होता है? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ब्रेक होना चालू हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। और स्ट्रक्चर जैसे टूटता है, बिखरता है, उस समय पे वो स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाते हैं? चेंजेस होते हैं। और वो क्या होते हैं? तो वो फेराइट या फिर सीमेंटाइट, फेराइट और सीमेंटाइट इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है फेराइट और सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर जो है वो बनना या उसके बनने का प्रोसेस जो है ये चालू हो जाता है उसके अंदर। जैसे कि हम लोगों ने पिक्चर के अंदर देखा है, चित्र के अंदर देखा है, दोनों चित्र यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिखाया ऑस्टेनाइट और उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस आने चालू हो जाते हैं उन्हीं चेंजेस को या उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और जहां पे ये जो चेंजेस होना रुक जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। सो लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इससे पहले हम लोगों ने पहले ही देखा है। और उसके अलावा हम लोगों ने क्रिटिकल रेंज क्या है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का, या अपर क्रिटिकल पॉइंट और लोअर क्रिटिकल पॉइंट इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज कहते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने इन सभी के बारे में जानकारी हासिल की थी कि अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है। ओके, तो आगे
यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो मेन स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। सो हीट ट्रीटमेंट के अंदर या हीट ट्रीटमेंट की मुख्य अवस्था क्या होती है, कौन से तरीके से हीट ट्रीटमेंट आगे बढ़ती रहती है। ये जो हीटिंग की प्रोसेस होती है जो किसी मेटल के ऊपर की जाती है, जिसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, तो ये मेन 3 तरीकों से की जाती है, हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। तो ये जो 3 प्रकार है, हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो हीटिंग क्या है? स्टील को लगभग 600 डिग्री टेम्परेचर तक धीरे धीरे गर्म या हीट करना चाहिए। इसे स्टील का क्या कहते हैं? प्री हीटिंग। इसे स्टील का प्री हीटिंग कहते हैं। स्टील का गर्म होना किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो एक जो फर्नेस है उस फर्नेस का सिलेक्शन के ऊपर, 2 फर्नेस के अंदर जो भी फ्यूल इस्तेमाल होता है उसके ऊपर, स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, जॉब के शेप और साइज के ऊपर, जो टाइम है उसके ऊपर, और उष्णता जिसको हम लोग कहते हैं हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है उसके ऊपर। तो हीटिंग जो है, ये हीटिंग इन सभी के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है सोकिंग। तो सोकिंग क्या है या सोकिंग किसको कहते हैं? स्टील को जब हम कंटिन्यूअसली गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, स्टील को जब लगातार गर्म किया जाता है, तो लगातार गर्म करने से स्टील जो है उसके एक टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और उसके दिए गए रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक जाने के बाद उसे कुछ समय के लिए वैसे ही रखा जाता है, जिससे कि स्टील के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर टेम्परेचर एक जैसा हो सके। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोकिंग कहते हैं। मतलब स्टील के ऊपर या स्टील के अंदर हीट जो है ये इक्वली डिवाइड हो जाए, सभी जगह का स्टील का टेम्परेचर सेम मिले, इसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? सोकिंग कहा जाता है। और उसके लिए लगने वाला जो टाइम है उसको सोकिंग टाइम कहते हैं। तो सोकिंग टाइम क्या है? स्टील का सोकिंग टाइम जो होता है ये अलग अलग वजह से क्या हो जाता है? इफेक्ट करता है। उसमें से स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया, स्टील की केमिकल बाउंडिंग या हम लोग कह सकते केमिकल स्ट्रक्चर, स्टील का केमिकल बाउंडिंग या केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो, स्टील को हीट करने के लिए जो फर्नेस होती है उसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग चार्ज भी कहते हैं, उसका कितना क्वांटिटी है उसके ऊपर सोकिंग टाइम डिपेंड होता है। सामान्य या जनरल कंडीशन में कार्बन जो होता है किसी भी अलॉय स्टील के अंदर, उसे 10 मिलीमीटर मोटाई मतलब थिकनेस, 10 मिलीमीटर जो उसकी थिकनेस होती है मतलब मोटाई जो होती है, उसके लिए सोकिंग टाइम जो होता है वो 5 मिनट तक का कहा जाता है। इसके अलावा कार्बन और अगर हम लोग कहेंगे तो हाई स्पीड स्टील जिसको हम लोग कहते हैं,
ओके, कार्बन या फिर हाई स्पीड स्टील, या जिसको हम लोग हाई अलॉय स्टील के नाम से भी जानते हैं, तो जिसके अंदर कार्बन होता है। तो ऐसे स्टील की 10 मिलीमीटर थिकनेस वाली प्लेट्स के लिए सोकिंग टाइम कितना होता है, तो 10 मिनट्स रखा जाता है। तो सोकिंग टाइम कितने समय का होता है? 10 मिलीमीटर, मतलब जिसके अंदर लो कार्बन स्टील हम लोग जिसको बोलते हैं, ऐसे लो कार्बन स्टील की 10 मिलीमीटर वाली थिकनेस के लिए 5 मिनट्स क्या होता है? सोकिंग टाइम होता है। तो वही अगर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर कार्बन है, ऐसी हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील जिसके अंदर एक कार्बन के मिक्सचर से या कार्बन का मिक्सचर किया गया है, कार्बन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो ऐसे स्टील की 10 मिलीमीटर थिकनेस वाली किसी भी प्लेट्स के लिए सोकिंग टाइम कितना दिया जाता है? तो 10 मिनट दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्या है? स्टील जो होता है, उस स्टील को गर्म करने के बाद एक निचले या न्यूनतम, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब एक लोअर टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है या ठंडा होने दिया जाता है। तो स्टील को गर्म किया जाता है, हीटिंग किया जाता है, किसके अंदर? तो फर्नेस के अंदर। और उसके बाद उसको एक निचले दर से क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। मतलब लोअर टेम्परेचर पर उसको क्या करते हैं? लाने का काम करते हैं, या लोअर टेम्परेचर पर उसको ठंडा करने का काम करते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं? क्वेंचिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेंचिंग कहते हैं। स्टील को ठंडा करके या स्टील को ठंडा करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्वेंचिंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड होता है स्टील के ऊपर, वो कौन से टाइप का स्टील है उसके हिसाब से वो क्वेंचिंग मीडियम इस्तेमाल में लाते हैं। क्वेंचिंग मतलब ठंडा करने के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है माध्यम, वो जो कि ठंडा मतलब कूलिंग करने की नेसेसिटी के ऊपर या आवश्यकता के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। इनके अंदर कुछ मेन क्वेंचिंग मीडिया जो है वो यहां पे मैंने दिखाई है, जैसे कि वाटर, एयर, ऑयल। अगर हम लोग बोलेंगे तो नमक या फिर जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं उसका मिक्सचर, मतलब ही घोल। ये क्या है? तो कुछ मुख्य क्वेंचिंग मीडिया है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेंचिंग ऑपरेशंस करते समय। ये जो क्वेंचिंग मीडिया है उसके अंदर नमक, मतलब हम लोग जिसको मीट बोलते हैं, ये नमक या कास्टिक सोडा जो रहता है उसका जो घोल रहता है, मतलब मिक्सचर जो रहता है, स्टील के ठंडा होने की दर सबसे ज्यादा होती है। मतलब क्या है? नमक या कास्टिक सोडा जो होता है उसका जो मिक्सचर रहता है वो सबसे ज्यादा तीव्रता से किसी स्टील को ठंडा कर सकता है। और अगर हम लोग बात करें तो जैसे एयर, तो एयर में सबसे कम किसी भी स्टील को ठंडा करने की ताकत होती है। एयर में जो ठंडा करने का समय होता है एयर के जरिए वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे कम होता है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग एयर के जरिए किसी गर्म मेटल को ठंडा करने के लिए जाए या स्टील को ठंडा करने के लिए जाए तो उसके लिए बहुत समय जाता है। वही हम लोग कास्टिक सोडा और नमक, इसका जो घोल होता है या मिक्सचर होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत जल्दी किसी भी स्टील के गर्म किए पार्ट को इंस्टेंटली ठंडा कर सकते हैं। ये दर कैसे होता है? सबसे ज्यादा होता है कि हम लोग जल्दी उसको ठंडा कर सकते हैं। और हवा से सबसे ज्यादा समय लिया जाता है किसी भी हीटिंग किए हुए स्टील के पार्ट को ठंडा करने के लिए। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो
कार्बन स्टील जो है, उस कार्बन स्टील को ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल में लाया जाता है। जबकि अगर हम लोग हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलॉय स्टील कहते हैं, उनको ठंडा करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेंचिंग मीडिया के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑयल्स जो है, इन ऑयल की जो अवेलेबिलिटी है मतलब उपलब्धता जो है, ये उपलब्धता कैसी चाहिए, तो आप उन ऑयल्स को इजीली कहीं से भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मार्केट में वो इजी अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेंचिंग मेथड परफॉर्म करना है, बराबर है, ऑपरेट करना है क्वेंचिंग मेथड, तो उसके लिए ऑयल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो फ्लूइडिटी है या विस्कोसिटी है, कैसी चाहिए, कम चाहिए, लोअर विस्कोसिटी चाहिए, कि आसानी से ये फ्लो हो सके। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स के जो स्टील्स होते हैं, उनको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए एयर का इस्तेमाल किया जाता है, एयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग, ये जो हीट ट्रीटमेंट के अंदर के जो प्रोसेस है, उन प्रोसेस के बारे में या स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, देख लिया। ये मेन स्टेजेस है, हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग। पहले होता है हीटिंग, बाद में होता है सोकिंग और लास्ट में होता है क्वेंचिंग। ये तीन मेथड्स है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टील के अंदर इंटरनल चेंजेस ला सकते हैं, मनचाही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट के ये तीन जो है, ये तीन मेन इफेक्ट्स है या स्टेजेस है।